सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हेडिंग दे देते हैं पहले। सो क्या डेरिवेशन होगा, यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए, मान लेते हैं एक चार्ज कैपिटल Q है, उससे Q0 डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज जिसको कहते हैं। इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q0, ऑन Q0। सो ये होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा। भाई कूलम्स लॉ, फोर्स क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर होता है, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने फोर्स का वैल्यू लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू F बाई Q0 बाय डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा F बाई Q0, और यहां पे हम इसे क्या लिखेंगे, F यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कैपिटल K भी लिख सकते हो, यानी कि 9 × 10⁹। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q0। सो ये आएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ। या हम इसे KQ बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर हुआ। ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये निकाला है पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या चार्ज लीनियरली डिवाइड होगा तो क्या सेम फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला नहीं होगा, अलग होगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। उसमें भी दो चीजें होंगी, फाइनाइट इनफाइनाइट। तो ये सारा चीज हम आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल यहां से आपको ध्यान रखना होगा क्या है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो अभी कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज के जगह अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हुए, यानी कि अगर ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हुए, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था फोर्सेस के लिए, कुछ वैसा ही कैलकुलेशन यहाँ पे है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज Q1 ये है यहाँ पे, एक Q2 है यहाँ पे, एक Q3 है यहाँ पे, और इन चार्जेस की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। P पॉइंट Q1 से R1 डिस्टेंस पे है, P पॉइंट Q2 से R2 डिस्टेंस पे है, और P पॉइंट Q3 से R3 डिस्टेंस पे है। तो P पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, Q1 की वजह से सारे पॉजिटिव मानते हैं, तो इधर E1 इधर की ओर काम करेगा, E2 इधर की ओर काम करेगा, सारे पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और E3 इधर की ओर काम करेगा। तो इन तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब P पॉइंट पे अगर आपको नेट फील्ड निकाला है तो इन तीनों को अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन आप जानते हो, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ। सो यानी कि हम क्या लिखेंगे, EP नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 फैक्टर, इस तरीके से। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और इसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, 3 चार्जेस हैं, सबका मैग्नीट्यूड Q है, 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पे रखे हुए हैं, और फाइंड नेट फील्ड एट C। सो डायग्राम के हिसाब से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देन बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो ये दो क्वेश्चन के थ्रू जो कंसेप्ट हमने समझा कि P पॉइंट पे नेट फील्ड जो होगा वो वेक्टर एडिशन के बराबर होगा, उस कंसेप्ट को इन दो क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, लेट अस ट्राई। आप पहले वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, देन सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहले सॉल्यूशन ट्राई करना है, खुद से करना है, तभी आपको देखना है। और अगेन सॉल्व करते समय कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है कि आप सबसे पहले उसका प्रॉपर डायग्राम बनाओगे। सो एक डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें Q चार्ज, एक Q चार्ज यहां पे रखते हैं, एक Q चार्ज यहां पे रखते हैं, और एक Q चार्ज यहां पे रखते हैं। लेट इज कॉल्ड दिस पॉइंट A, B
डी, और ये सी पॉइंट है जहां पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, उस सी पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना है। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा होना चाहिए था या डायग्राम पे देना चाहिए था। सो आपने डायग्राम बना लिया एंड इसके बावजूद भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे यहाँ पे लर्निंग नहीं हो पाएगी। सो सबसे पहले हम लोग बात करें सी पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होगा। तो सी पॉइंट पे बी की वजह से नेट फील्ड क्या होगा, बी की वजह से नेट फील्ड इधर की ओर काम करेगा, उसे हम बोलेंगे ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ई बी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी का वैल्यू क्या होगा, ये होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ई डी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी। अब डी भी पॉजिटिव है तो डी भी क्या करेगा, जिसके डी की वजह से फील्ड क्या होगा, अवे होगा। तो इसे हम लिखेंगे ई डी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी। ई डी होगा आपका के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसे भी ई बोलते हैं और इसे भी ई बोलते हैं। ठीक है, ये लेंथ a√2 के बराबर होगा। सो ई ए मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये होगा के क्यू बाई a√2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा के क्यू बाई 2a स्क्वायर यानी कि e/2। सो ये e/2 हो गया, यानी एक e आया, दूसरा e आया और तीसरा e/2 आया। अब इन फील्ड्स को अगर आप दिखाते हो यहां पे, जैसे कि एक e हुआ आपका इधर की ओर, एक e हुआ इधर की ओर, e भी ये था, ये ed था और तीसरा आया e/2, और इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं E और E का रिजल्टेंट R1 लेता हूं, और आपको क्लियर होना चाहिए कि इस R1 का वैल्यू E√2 होगा, बिकॉज 90 डिग्री पे रिजल्टेंट E√2 F√2 जैसा कि हमने पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला। बट यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे सब्जेक्टिव में कैसे आंसर लिखना है, ये भी देखते हुए चलेंगे। तो नेट फील्ड ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B and D is R1 is equal to under root E square plus E square plus 2E square cos 90। cos 90 तो 0 होता है, यानी ये बनकर आएगा आपके पास R1 is equal to E√2। ठीक है, तो R1 E√2 होगा, यानी आपके पास एक है E√2 और दूसरा है R1। सो नेट फील्ड, सॉरी, E√2 R1 के बराबर हो गया एंड दूसरा है आपका E/2। तो एक R1 यानी कि E√2 और दूसरा E/2, ये आपने जो निकाला है। तो नेट फील्ड क्या आएगा आपका, E नेट, ये आएगा आपका R1 प्लस E/2, मतलब कि E√2 प्लस E/2। E को आपने कॉमन ले लिया, ये होगा √2 प्लस 1/2, यानी कि E नेट होगा आपका KQ बाई A स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ये आपका ई नेट का वैल्यू हुआ, बिकॉज ई हमने निकाला था के क्यू बाई ए स्क्वायर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है फाइंड नेट फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और उसके हर एक वर्टिसेस में चार्ज क्यू रखना है। ठीक है, विथ चार्ज क्यू व्हेन चार्ज क्यू इज केप्ट एट ईच वर्टिसेस। यहाँ पे क्लियर लिखना था, व्हेन चार्ज क्यू is kept at each vertices। हर एक वर्टिस पे चार्ज क्यू रखा है, हर एक वर्टिसेस पे चार्ज क्यू रखा है और उसके अनुसार आपको नेट फील्ड निकालना है एट सेंट्रॉइड। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया।
ये चार्ज Q, ये चार्ज Q और ये चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है, तीनों वर्टिसेस पे, वर्टिस A, B और C, और ये सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड जैसा कि हमने फोर्स में डिस्कस किया था, कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस किया था कि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस यहां से a/√3 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये यूज करना होगा कंसेप्ट, और ये यूज करके आप पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन को देखिएगा। तो देखिए ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, EA नीचे की ओर होगा। बी की वजह से किधर की ओर होगा, EB इधर की ओर होगा। और सी की वजह से किधर की ओर होगा, EC इधर की ओर होगा। तो आपके पास EA आ चुका है, आपके पास EB आ चुका है, आपके पास EC आ चुका है, तीन वैल्यूज आ चुके हैं, EA, EB और EC। ये किस डायरेक्शन क्या है, वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो EA का वैल्यू होगा, अब देखिए ये A की वजह से है KQ/R², KQ/R², यानी कि KQ/R की जगह आप लिखोगे a/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3KQ/A²। ये आपका EA हो गया। EB क्या होगा, EB होगा KQ/R², यानी कि KQ/A/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3KQ/A²। ये आपका EB का वैल्यू हो गया। इन द सिमिलर वे EC का वैल्यू क्या होगा, KQ/R², यानी कि 3KQ/A²। ये AC का वैल्यू हो गया। सो आपके पास EA आ चुका है, आपके पास EB आ चुका है, आपके पास EC आ चुका है। EA इधर की ओर है, EB इधर की ओर है, सॉरी दिस इज EC, दिस इज EC, E के बराबर है। इधर की ओर है आपका EA, ये भी E के बराबर है। सो ये तीनों E के बराबर है। आप देख सकते हो ये तीनों E के बराबर है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। मैं इसे एक ब्लैंक स्लाइड पे एक बार और आपको दिखा रहा हूं। तो ये तीनों E के बराबर है, यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है E, एक इधर की ओर है E और एक इधर की ओर है E। इनके बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ उसे मैं ले लेता हूं R1, इन दोनों का, लाइक A और C का जो रिजल्टेंट हुआ तो R1 ले लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो नीचे A है, इधर C है, A और C का रिजल्टेंट मैं R1 ले रहा हूं। तो लेट रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC बी R1। तो R1 क्या बोलोगे आप, A और C का रिजल्टेंट है। लेट रिजल्टेंट ऑफ EA and EC be R1। सो R1 क्या होगा आपका, R1 होगा E² प्लस E² प्लस 2E² cos 120, cos 120। ओके, सो E² प्लस E² प्लस 2E² cos 120, यानी कि R1 होगा आपके पास E² प्लस E² प्लस 2E² माइनस 1, और इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो E आता है। तो अगर R1 E आता है मतलब आपके पास अब फाइनल डायग्राम क्या बन गया, इधर की ओर E और इधर की ओर भी E, दो E काम कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो E इन अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो आपके पास नेट फील्ड क्या आएगा, नेट फील्ड E नेट, ये 0 आएगा, E माइनस E 0 के बराबर होगा, यानी नेट फील्ड आपका क्या आया, 0 आया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से एक कंक्लूसिव पॉइंट भी आप समझिएगा कि अगर कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगन हुआ, जैसे ट्रायंगल आपका रेगुलर साइडेड पॉलीगन है, स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगन हुआ मतलब जिसके सारे साइड बराबर हों, वैसे पे अगर हर एक वर्टिसेस पे आप Q चार्ज रखते हो तो नेट फील्ड एट द सेंट्रॉइड विल ऑलवेज बी 0। तो क्वेश्चन आपके पास बनता है, रिजल्ट बनता है, सॉरी रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, फॉर एनी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन
polygon if same charges, q सबके केस में आपने लिखा था, if same charges are kept at each vertices, are kept at each vertices, then net field at the centroid, at the center, will always be 0. नेट फील्ड सेंटर पे हमेशा 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और कुछ डायग्राम से भी देख लेते हैं। मतलब कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यहां पे चार्ज Q, यहां पे चार्ज Q, यहां पे चार्ज Q। तो O पे फील्ड क्या होगा, EO क्या होगा, EO नेट आपका 0 होगा। सिमिलरली एक स्क्वायर हो गया, यहां पे चार्ज Q, यहां पे भी Q, यहां पे Q और यहां पे भी Q। तो O पे जो नेट फील्ड होगा यानी कि EO नेट, वो आपका क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के बाद आप रेगुलर पेंटागन ले लो, जो O पे नेट फील्ड होगा EO नेट, वो 0 होगा। सो रेगुलर हेक्सागोन है, सॉरी, तो कुछ भी आप ले लो, रेगुलर पेंटागन पे भी नेट फील्ड O पे सेंटर पे 0 होगा। सो आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन पे सेम चार्ज वर्टिसेस पे रखा गया है तो नेट फील्ड एट द सेंटर विल ऑलवेज बी 0। इसके अलावा इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पैटर्न पे बेस्ड। सपोज कीजिए आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है और इस बार केवल 5 वर्टिसेस पे चार्ज क्यों रखा है, छठे पे नहीं रखा है। तो आपसे पूछा कि नेट फील्ड कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए छठे पे नहीं रखा, 5 पे रखने से क्या होगा, इसका A का तो B कैंसिल करेगा, ठीक है, C का D कैंसिल करेगा, लेकिन E का कैंसिल करने वाला F नहीं है। E का कैंसिल करने वाला F नहीं है, इसलिए E की वजह से फील्ड जो इधर की ओर है वो होगा E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E लिख देता हूं मैं, मतलब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।